स्वागत है। आज है 5 जनवरी दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बाल हृदय रोगियों का यहां हो रहा मुफ्त इलाज। 6 जनवरी को बिहार में यहां लग रहा रोजगार मेला। के पाठक ने यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को जारी किया नया फरमान। टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन की हर जानकारी पाए एक ऐप पर। भारत ने केपटाउन में जीतकर रचा इतिहास, सीरीज 1-1 से बराबर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में 111 पदों पर भर्ती। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के 111 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट unipune.ac.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार ने नेट या सेट जैसी कोई परीक्षा पास की हो। जिन डिसिप्लिन के लिए ये अनिवार्य नहीं है उसके लिए बिना परीक्षा पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बाल हृदय रोगियों का यहां हो रहा मुफ्त इलाज। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आईपीआरडी बिहार के तहत पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बाल हृदय योजना के तहत जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बाल हृदय रोगियों का पटना के आईजीआईसी और आईजीआईएमएस में निःशुल्क इलाज करवाया जा रहा है। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हृदय रोगियों के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे सांस फूलना एवं धड़कन तेज चलना, अत्यधिक रोना, शरीर, ओठ एवं जीभ का नीला पड़ना, वजन नहीं बढ़ना, रुक रुक कर दूध पीना, अत्यधिक थकावट महसूस करना और पैर, पेट एवं आंख के पास फूल जाना शामिल है। वहीं बाल हृदय योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी होने आवश्यक है, जिनमें माता पिता एवं बच्चे का आधार कार्ड, यदि बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो उनका जन्म प्रमाण पत्र, 5 पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे का स्वास्थ्य जांच प्रतिवेदन और साथ ही माता पिता का सहमति पत्र शामिल है। इलाज हेतु नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा जिला स्वास्थ्य समिति में जिला समन्वयक RBSK से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 104 पर भी संपर्क किया जा सकता है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे अशोक धाम के बारे में। अशोक धाम बिहार के लखीसराय जिले में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि अशोक नाम का चरवाहा प्रतिदिन गाय चराने के लिए जाया करता था। एक दिन गिल्ली डंडा खेलने के क्रम में उसने एक विशाल शिवलिंग को धरती के अंदर पड़ा देखा। उसने शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की लेकिन वह उसे जरा सा भी हिला तक नहीं पाया। इसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। तभी से इस मंदिर का नाम अशोक धाम मंदिर पड़ गया। जगन्नाथपुरी धाम के शंकराचार्य ने मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया। इस मंदिर में शिवरात्रि और सावन के महीने में श्रद्धालु भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ यह मंदिर मुंडन संस्कार के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। आज मोइनुल हक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मिलेगी फ्री एंट्री। आज यानी कि 5 जनवरी को बिहार की राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेला जाने वाला है। ऐसे में इस मैच को लेकर स्टेडियम को सजाया गया है और साथ ही लोगों के बैठने के लिए प्रेस दरगाह में तमाम व्यवस्था की गई है। मालूम हो कि व्यवस्था बीसीसीआई के अधिकारियों की देखरेख में पूरा किया गया है। वहीं आज सुबह 8:30 बजे स्टेडियम में बिहार और मुंबई की टीम के बीच टॉस किया जाएगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से मिली जानकारी के अनुसार रणजी ट्रॉफी देखने के लिए लोगों का प्रवेश निःशुल्क होगा। मालूम हो 4 दिवसीय रणजी ट्रॉफी मैच में बिहार, मुंबई, केरल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच मुकाबला होगा। के पाठक ने यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को जारी किया नया फरमान। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ सके इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा कई फरमान जारी किए जा रहे हैं, जिससे कई शिक्षकों के बीच नाराजगी भी बनी हुई है। वहीं अब के पाठक के द्वारा राज्य के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को लेकर एक नया फरमान जारी किया गया है, जिसके तहत अब राज्य भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 2 तरह के ही बैंक खाता होंगे, जिसमें से पहला खाता वेतन पेंशन भुगतान के लिए होगा तो वहीं दूसरा खाता अन्य कार्यों के लिए होगा। बता दें कि इस संबंध में विभाग की ओर से विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अभियंत्रण कोषांग का गठन करने का भी निर्देश दिया गया है। विभाग के द्वारा कहा गया है कि कोषांग में अभियंता आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे। बिहार वासियों ने 2023 में खरीदे 12.88 लाख गाड़ियां।
परिवहन विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में पिछले साल यानी कि वर्ष 2023 में 12,88,000 वाहनों की बिक्री हुई है। बता दें कि पिछले साल पूरे देश में कुल 2,39,36,152 वाहनों की बिक्री हुई है। ऐसे में देश की कुल बिक्री का 5.39% वाहन की बिक्री बिहार में हुई है। हालांकि विभागीय जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा वाहन की बिक्री वर्ष 2018 में बिहार में हुई थी। उस दौरान करीब 12.85 लाख वाहन की बिक्री हुई थी, जिसके बाद वर्ष 2019 में 12.65 लाख वाहनों की बिक्री हुई और फिर कोविड के आने से वाहनों की बिक्री घट गई और वर्ष 2020 में वाहनों की बिक्री 10.36 लाख हुई। इसके अगले साल यानी कि वर्ष 2021 में वाहनों की बिक्री 10.09 लाख हुई और वर्ष 2022 में 11.29 लाख वाहनों की बिक्री हुई। ऐसे में अब वर्ष 2023 में वाहनों की बिक्री ने रफ्तार पकड़ी है और 12,88,000 वाहनों की बिक्री हो गई है। 6 जनवरी को बिहार में यहां लग रहा रोजगार मेला। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार के बक्सर में श्रम संसाधन विभाग एवं जिला नियोजनालय के तत्वावधान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में अवस्थित संयुक्त श्रम भवन में 6 जनवरी 2024 को 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाने वाला है। इस बारे में जिला नियोजन पदाधिकारी अनीश कुमार तिवारी के द्वारा अधिक जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस रोजगार मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा, जिसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए 21 से 37 वर्ष तक की उम्र निर्धारित की गई है। वहीं इस रोजगार मेला के तहत कुल 250 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी जो इस रोजगार मेला में भाग लेना चाहते हैं वह निर्धारित समय के बीच अपने प्रमाण पत्रों के साथ जिला नियोजनालय पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन की हर जानकारी पाएं एक ऐप पर। भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए एक ऐसे ऐप की तैयारी की जा रही है जिससे टिकटिंग, ट्रेन ट्रैकिंग और अन्य सर्विस यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। बता दें कि वर्तमान में रेलवे के कई ऐप हैं जिसके जरिए यात्रियों को तमाम तरह के सर्विस प्रदान किए जाते हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे के इन सभी अलग अलग ऐप को एक सुपर ऐप के तहत लाया जाएगा। मालूम हो कि सुपर ऐप का निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम का काम संभालने वाले रेलवे की ब्रांच CRIS के द्वारा किया जाएगा। इस बारे में अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुपर ऐप यात्रियों के लिए सभी मौजूदा सुविधाओं जैसे रेल मदद, UTS और नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम को कॉम्बाइन करेगा। मालूम हो कि ऐप के डेवलपमेंट और इसे 3 साल तक चलाने पर राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर का लगभग 90 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं इस ऐप में IRCTC रेल कनेक्ट, ई-कैटरिंग, फूड ऑन ट्रैक, IRCTC एयर का भी जोड़ा जाएगा। DLED द्वितीय वर्ष की परीक्षा की नई तारीख आई सामने। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया गया है, जिसके तहत DLED सत्र 2022-24 के द्वितीय वर्ष और सत्र 2023-25 के प्रथम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के बारे में विभिन्न तिथियों के बारे में जानकारी मिली है। बता दें कि संशोधित कैलेंडर में द्वितीय वर्ष एवं सत्र 2023-25 के विद्यार्थियों की प्रथम वर्ष की परीक्षा आयोजित करते हुए जुलाई तक इन दोनों परीक्षाओं की परीक्षा फल जारी करने को कहा गया है, ताकि विद्यार्थी अगस्त 2024 में तृतीय चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सके। मालूम हो कि अब DLED द्वितीय वर्ष की परीक्षा 18 से 22 जुलाई 2024 तक न होकर 27 से 30 मई 2024 तक आयोजित की जाएगी और सत्र 2023-25 के प्रथम वर्ष की परीक्षा अब 10 से 16 जुलाई 2024 तक न होकर 1 से 7 जून 2024 तक होगी। सारण में होगी 45वीं जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप, 28 राज्य लेंगे भाग। 27 से 31 जनवरी 2024 तक बिहार के सारण के बनियापुर में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 45वीं जूनियर बालिका नेशनल हैंडबॉल का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें देश के 28 राज्यों के 600 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। बता दें कि इस बारे में सारण MLC सच्चिदानंद राय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी के अनुसार इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों से चयनित खिलाड़ियों में 25 सदस्यीय बिहार टीम बनाई गई है। वहीं इस प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। तैयारियों को पूरा करने के लिए आयोजन समिति का भी गठन किया गया है और साथ ही कई उप समितियां भी बनाई गई है। खिलाड़ियों के आने जाने और खाने पीने की व्यवस्था भी जिले में की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार की टीम उप विजेता बनी थी। IG शिवदीप लांडे ने संभाला पदभार, बदमाशों को लेकर कहा ये। बीते दिन IG शिवदीप वामनराव लांडे के द्वारा तिरहुत रेंज के IG का पदभार ग्रहण कर लिया गया और साथ ही उन्होंने इस दौरान कार्यालय में सभी कर्मियों से भी मुलाकात की। वहीं उन्होंने कहा कि अब देखना यह होगा कि यहाँ क्राइम का पैटर्न क्या रहता है। मुजफ्फरपुर जिले में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की हिस्ट्री रही है, इसलिए अपराधियों की कुंडली खंगाली जाएगी और उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवदीप लांडे अपनी कड़क छवि को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इनकी पहली
पोस्टिंग मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित जमालपुर में हुई थी। वहीं बिहार की राजधानी पटना में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मंचलों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया था। वहीं इसके अलावा रोहतास में उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया था और माफियाओं में हड़कंप मचा दिया था। बच्चों का आधार कार्ड इस उम्र तक 2 बार जरूर कराएं अपडेट, वरना हो जाएगा बर्बाद। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और उनके आधार कार्ड है, लेकिन अगर अब तक आपने उनके आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है तो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। बता दें कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार बच्चों का आधार कार्ड वयस्क होने से पहले 2 बार अपडेट करवाना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे नहीं करवाते हैं तो बच्चों का आधार कार्ड किसी भी काम का नहीं रहेगा। बता दें कि इस बारे में UIDAI के आधार केंद्र के प्रभारी निशु शुक्ला के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बच्चों का आधार कार्ड एक बार 5 वर्ष की उम्र में अपडेट करवाना अनिवार्य है, तो वहीं दूसरी बार 15 वर्ष की उम्र में अपडेट करवाना अनिवार्य है, जो कि आधार सेवा केंद्र पर जाकर करवाया जा सकता है। 19 जनवरी से शुरू होगा बौद्ध महोत्सव, बड़ी योजनाएं होंगी प्रदर्शित। गया के बोध गया में 19 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन होने वाला है, जो कि 21 जनवरी 2024 तक चलेगा। ऐसे में इस महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि इसके लिए 16 कार्य समिति का भी गठन किया गया है, जिन्हें विभिन्न दायित्व सौंपे गए हैं। मालूम हो कि इस महोत्सव में पंचायत दर्शन के माध्यम से पंचायत की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस बारे में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले के 50 पंचायत का चयन किया गया है, जिनके विभिन्न उन्मुखीकरण कार्यक्रम, नई योजनाओं और अन्य जनहित में किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। वहीं सभी 50 पंचायत में से जिनके द्वारा बेहतरीन स्टॉल्स लगाए जाएंगे, उन्हें मंच पर सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा बौद्ध महोत्सव की थीम के साथ कॉफी मग बनाए जाएंगे। शिक्षा विभाग के माध्यम से विभिन्न न्यूज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। बिहार की राजधानी में शुरू होगी फ्लोटिंग लाइब्रेरी। बहुत जल्दी बिहार की राजधानी पटना में अब लोगों को फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के बाद फ्लोटिंग लाइब्रेरी की सुविधा मिलने वाली है। बता दें कि NBT यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के द्वारा गंगा किनारे गंगा की बातें शीर्षक से इस पहल की शुरुआत की जाने वाली है। इसके लिए NBT और बिहार सरकार से बातचीत हो चुकी है और दोनों पक्षों के बीच सहमति भी बन गई है। इस परियोजना के संबंध में NBT के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ गंगा अभियान के तहत खास तरह की नाव में किताबों को पढ़ने के लिए रखा गया है, ताकि किताबों के सहारे गंगा की महत्ता और उसके पर्यावरण की बेहतरी के लिए जरूरी बातें नई पीढ़ी जान सके। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार और आधिकारिक जानकारी के मुताबिक फ्लोटिंग लाइब्रेरी की अभी केवल औपचारिक शुरुआत है। बिहार में फिर बदला मौसम का हाल। पटना समेत राज्य के अलग अलग जिलों में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण हरियाणा व इसके आसपास चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं है। वहीं 3 दिनों के दौरान अधिसंख्य भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि का अनुमान है। बता दें कि IMD बिहार के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों में घना कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघगर्जन होने की संभावना जताई गई है। राज्य के शेष जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है। जीतन राम मांझी ने के पाठक का किया गुणगान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जहां बीते कुछ दिनों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, वहीं अब इन्होंने के पाठक का गुणगान किया है। बता दें कि जीतन राम मांझी के द्वारा एक्स पर, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर ट्वीट कर लिखा गया है कि वैसे तो के पाठक साहब शिक्षा के दिशा में अद्वितीय काम कर रहे हैं, पर यदि वह एक काम और कर दे तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हो जाएगा। मुख्य सचिव का बच्चा हो या चपरासी का, विधायक का बच्चा हो या मंत्री का, सरकार से वेतन उठाने वालों के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। मालूम हो कि इससे पहले जीतन राम मांझी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति पोस्टिंग को लेकर सवाल उठाए गए थे। वहीं इसके अलावा उन्होंने के पाठक के नेतृत्व में नवनियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग में घोटाले के आरोप भी लगाए थे। मीशो के नाम पर ठगी करने वाले 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बिहार के नवादा में वारसलीगंज पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम सोनीपुर स्थित छिलका के निकट बगीचा में छापेमारी करते हुए एक साथ 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही इस दौरान पुलिस के द्वारा 22 आईफोन, 4 अन्य एंड्रॉइड मोबाइल, 4 कीपैड मोबाइल, 2 बाइक और 1 इलेक्ट्रिक साइकिल जब्त किए गए हैं। वहीं इसके अलावा पुलिस ने अपराधियों के पास से कस्टमरों का डाटा शीट भी जब्त किया है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी मीशो के कस्टमरों की बताई जा रही है। वहीं
अपराधियों से पूछताछ के बाद यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि इन साइबर ठगों के द्वारा मीशो कंपनी के वेबसाइट पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों से लकी ड्रॉ के नाम पर ठगी करने का काम किया जाता था। वहीं जिन 12 साइबर ठगों की गिरफ्तारी की गई है उनकी पहचान मुकेश कुमार, चुन्नू कुमार, दिलखुश कुमार, जैकी कुमार, पिंटू कुमार, नवीन कुमार, संटू कुमार, अमित, मुकेश कुमार, बिट्टू कुमार, आकाश कुमार और संतोष कुमार के रूप